आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि जैसे भी आपके पास नया वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो शुरू करते हैं भारत का भौतिक स्वरूप। जैसा कि आप जानते हैं, भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र या भूगोल में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहां के दूर तक फैले मैदान, विशाल मैदानों से परिचित होंगे। यदि आप पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों, घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। यानी जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उस क्षेत्र के बारे में हमें जानकारी होती है। हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती है, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। इसे भूमि का एक बहुत स्थिर भाग माना जाता है, स्थिर भाग माना जाता था, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित कर दिया। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल ही में बनी स्थलाकृतियां हैं, यानी इनको हम प्राचीन काल से बनी हुई नहीं कह सकते, ये हाल ही में बनी हुई स्थलाकृतियां हैं, हिमालय एवं उत्तरी मैदान। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है, यानी हिमालय पर्वत एक गतिशील भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। हिमालय पर्वतमाला को इस मानचित्र में बताया गया है। हिमालय पर्वतमाला को, इसमें ये पामीर ग्रंथि है, कुनलुन श्रेणी, हिंदकुश पर्वत श्रेणी और सुलेमान श्रेणी, इनकी अवस्थिति है वो आपको ध्यान में रखनी है। हिमालय पर्वत, इसको जो वर्गीकरण किया गया है वह जो लंबवत वर्गीकरण है, जिसको हम ऊर्ध्वाधर वर्गीकरण या वर्टिकल वर्गीकरण बोलते हैं, वह 4 भागों में किया गया। देखो कौन कौन से हैं? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, तीसरा है लघु या मध्य हिमालय, चौथा जो इसका पार्ट है वो है शिवालिक हिमालय। अब इनको हम देखेंगे ये कहां पर स्थित है। देखो ट्रांस हिमालय में कराकोरम, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, ये ट्रांस हिमालय में क्षेत्र आता है। ट्रांस हिमालय में कराकोरम, लद्दाख श्रेणी और जास्कर, ये जो क्षेत्र है, ये जो हिमालय का भाग है, इसमें यहां पर महान हिमालय और महान हिमालय के बाद में लघु हिमालय या मध्य हिमालय और ये है शिवालिक हिमालय। अब इसका जो वर्गीकरण किया गया है, प्रादेशिक जो वर्गीकरण हम बोलते हैं, इसमें ये सिंधु नदी है, ये यहां इस प्रकार सिंधु नदी है। सिंधु नदी के बाद में यहां पर सतलज नदी है, यहां पर ये सतलज नदी है। सतलज नदी के बाद में काली नदी, इस प्रकार ये काली नदी है।
काली नदी के बाद में तीस्ता नदी, ये यहां पर तीस्ता नदी है। तीस्ता नदी के बाद में ये देखो, ये जिसको हम सांगपो नदी बोलते हैं, और ये भारत में प्रवेश करने के बाद में इसको ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी है। यहाँ माजुली द्वीप जो सबसे बड़ा संसार का नदी द्वीप है, वह इस ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है। इस प्रकार ये ब्रह्मपुत्र नदी, इनके बीच में हिमालय है। यहां जो सिंधु नदी और यह है सतलुज नदी। सतलुज नदी, सिंधु नदी और सतलुज नदी के मध्य पंजाब हिमालय है। ये याद रखना, देखो पंजाब हिमालय, इसको कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। प्रश्न पूछा जाता है, सिंधु नदी व सतलज नदी के मध्य कौन सा हिमालय है? तो पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय सिंधु नदी व सतलज नदी के मध्य है। अब है सतलज नदी और काली नदी। ये काली नदी है, देखो ये काली नदी है, ये तीस्ता नदी है, और यह है ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी, सतलुज नदी व काली नदी के मध्य कौन सा हिमालय पाया जाता है? कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय। प्रश्न पूछा जाए, सतलज नदी व काली नदी के मध्य कौन सा हिमालय है? कुमायूं हिमालय। काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य कौन सा हिमालय है? काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य यह है नेपाल हिमालय। यहां कौन सा हिमालय है? नेपाल हिमालय। और तीस्ता नदी तथा ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य असम हिमालय। असम हिमालय। इस प्रकार इन नदियों के मध्य जो हिमालय है वो आपको याद रखने हैं। सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य पंजाब हिमालय, सतलज नदी और काली नदी के मध्य कुमायूं हिमालय, काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य नेपाल हिमालय, तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य असम हिमालय। इसमें शिवालिक हिमालय और जो लघु हिमालय है, शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के मध्य, ये यहां पर देखो ये लघु हिमालय है और ये शिवालिक। यहां पर जो भाग पाया जाता है, इस प्रकार यहां स्थलाकृतियां पाई जाती है, जिसको हम दून कहते हैं। क्या कहते हैं? दून कहते हैं। जैसे देहरादून, इस प्रकार ये जो यहां बीच में स्थलाकृति बनी है, इनको क्या कहते हैं? दून कहते हैं। इसी प्रकार महान हिमालय और लघु हिमालय, ये महान हिमालय है और ये लघु हिमालय। महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य यहां घाटियां बनी हुई है। इस प्रकार ये घाटी है, और इन घाटी को, जैसे कुल्लू घाटी है, कश्मीर घाटी, काठमांडू घाटी है, ये महान हिमालय व मध्य हिमालय, जैसे जो पीर पंजाल का क्षेत्र है, यहां का जो क्षेत्र है ये पीर पंजाल का है। धौलाधर, ये धौलाधर है, पीर पंजाल है, ये जो पर्वत श्रेणियां है ये महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य पाई जाती है। कश्मीर की जो ये घाटियां हैं, जैसे कश्मीर घाटी है, ये इस प्रकार घाटी है कश्मीर घाटी, और इन घाटियों में जो घास पाया जाता है, इन घाटियों में जो हरी घास या जो घास के मैदान है, इनको क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं। इन घाटियों के मध्य जो घास के मैदान है, इनको कश्मीर में मर्ग कहते हैं, और उत्तराखंड में, कश्मीर में तो क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं। उत्तराखंड में इनको, ये जो घास के मैदान है, इनको
उत्तराखंड में बुग्याल यानी बुग्याल या पयाल कहते हैं, पयाल। ये घास के मैदान, इन घाटियों के अंदर जो घास के मैदान, जैसे कश्मीर में है घास के मैदान, इनको मर्ग कहेंगे, और उत्तराखंड में जो इस प्रकार घास के मैदान है उनको बुग्याल या प्याल कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है अच्छी तरह से। इसी प्रकार ये पर्वत श्रेणी है, देखो ये सिपिकला दर्रा, ये महत्वपूर्ण है, सिपिकला दर्रा है ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये जो सतलज नदी है, ये सतलज नदी है, सतलज नदी सिपिकला दर्रे में से होकर के गुजरती है, यहां से होकर के ये इस प्रकार गुजरती है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से दर्रे से सतलज नदी होकर के गुजरती है, तो वह सिपिकला दर्रा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा, एक बार इसको रिपीट करके फिर से देखें। नेक्स्ट चलते हैं हम। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने। उत्तरी जो मैदान है, भारत का जो उत्तरी मैदान है वह जलोढ़ निक्षेपों से बने। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय, आग्नेय का मतलब ज्वालामुखी से जो अग्नि उत्पन्न होती है, प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों तथा चौड़ी घाटियों से बना। ये याद रखना है। देखो उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से और प्रायद्वीपीय पठार किससे बना है? आग्नेय चट्टानों से बना है। मुख्य भौगोलिक वितरण, भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। 6 वर्गों में विभाजित किया गया। भारत की जो भौगोलिक आकृतियां हैं इनको 6 वर्गों में विभाजित किया गया। 6 कौन कौन से हैं इनको याद रखना है आपको। देखो हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। द्वीप समूह में आप द्वीप को जानते हैं, जैसे लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप है। ये तटीय मैदान है जिसमें भारत के 9 राज्य है वो तटीय तट पर स्थित है। भारतीय मरुस्थल, मरुस्थल आप जानते ही हैं। प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का मैदान, और हिमालय हम पढ़ चुके हैं। इसमें सबसे पहला है हिमालय पर्वत। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट की दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। वैसे ये युवा है यानी नवीन है, और वलित यानी इसमें मोड़ पाए जाते हैं। वलित इस प्रकार वलय पाए जाते हैं, वलयदार ये पर्वत है हिमालय पर्वत। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है, यानी सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक। बीच में नदियां जो आई है उसको भी हम पढ़ चुके हैं, जैसे सिंधु नदी के बाद में यहां पर सतलज नदी, सतलज नदी के बाद में काली नदी, उसके बाद में तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। तो सिंधु नदी, सतलुज नदी, काली नदी और तीस्ता नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। इसका जो हिमालय पर्वत का जो विस्तार है वो सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक विस्तार है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई, ये याद रखना, देखो इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर है। हिमालय की चौड़ाई सबसे ज्यादा कहां है? कश्मीर में। कितनी? 400 किलोमीटर। और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में, सबसे ज्यादा कश्मीर में। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इसका जो देशांतरीय विस्तार है उसके हिसाब से इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती है। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री भी कहते हैं। महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री भी
कहा जाता है। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर पाए जाते हैं। यानी जो हिमालय पर्वत है इसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक जो शिखर है वो इसमें पाए जाते हैं। तो वो कौन कौन से हम देखेंगे। हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर, इनको याद रखना है, क्रम भी पूछा जा सकता है इनका। माउंट एवरेस्ट जो नेपाल देश में है और इसकी ऊंचाई है मीटर में 8848 मीटर। नेक्स्ट है कंचनजंगा जो भारत में है 8598 मीटर। मकालू ये नेपाल में है। धौलागिरी ये नेपाल में 8481 मीटर, 8172 मीटर। इस प्रकार इनका ये घटता हुआ क्रम और बढ़ता हुआ क्रम आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो छोटी है वह है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत ये भारत में है और इसकी ऊंचाई है 8126 मीटर। अन्नपूर्णा ये नेपाल में है 8078 मीटर। नंदा देवी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नंदा देवी के बारे में पूछा जाता है, इसकी ऊंचाई पूछ ली जाती है 7817 मीटर। कामेट भारत में है 7756 मीटर। नामचा बरुआ ये भी भारत में है 7756 मीटर। गुरुला मंदाता ये नेपाल में है 7728 मीटर। इस प्रकार इनका बड़े से छोटा क्रम, बड़ी चोटी से छोटा क्रम है वो दिया हुआ है। और इनको आपको ये कौन से देश के अंदर है, ज्यादातर दो देशों में, नेपाल और भारत, तो इनको आपको याद रखना है। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग को ग्रेनाइट, हिमालय के इस भाग को क्रोड ग्रेनाइट का, हिमालय का ये जो भाग है ये क्रोड ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, यानी हिमालय है वो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। इससे बहुत सी हिमानियां यानी हिम नदियां हैं वो निकलती है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित व परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनका निर्माण संपीड़ित व परिवर्तित शैलों से हुआ है। संपीड़ित का मतलब दबी हुई शैलों से इसका निर्माण हुआ है। इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच, औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा व कुल्लू की घाटियां स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। तो ये घाटियां इस प्रकार बनी हुई है। इस प्रकार आपको बताया, इनमें जो बीच में यहां इन घाटियों में जो घास होता है उस घास को क्या कहा जाता है, कश्मीर में मरक कहा जाता है और उत्तराखंड में बुग्याल या प्याल कहा जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है उसको शिवालिक का, जैसे हमने पढ़ा है ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु या मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो सबसे बाहरी जो श्रृंखला है वह शिवालिक हिमालय है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। निम्न हिमाचल अथवा तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबोत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। यानी निम्न हिमालय का मतलब है लघु हिमालय। लघु हिमालय, ये लघु हिमालय है इस प्रकार, और यहां है शिवालिक हिमालय।
इनके बीच में जो लंबवत घाटियां पाई जाती है, इनको क्या कहते हैं? दून कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? दून कहते हैं। जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। नेक्स्ट, भारत का उच्चावच। इसको भी हम समझेंगे। ये ट्रांस हिमालय में कराकोरम श्रेणी है, यहां पर पर्वत श्रेणी कराकोरम, फिर है लद्दाख श्रेणी, फिर जास्कर श्रेणी। तो ये आपको इस प्रकार याद रखना है। देखो, ये कराकोरम है, और फिर दूसरी इनका क्रम पूछ लिया जाता है। लद्दाख 2 नंबर पर, उत्तर से दक्षिण हम चलें तो 2 नंबर पर है लद्दाख, और 3 नंबर पर है जास्कर। तो इस प्रकार उत्तर से दक्षिण इनका क्रम पूछा जाता है। कराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये क्रम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, इसमें हम पढ़ चुके हैं हिमालय के 3 भाग जो अन्य है, महान हिमालय, लघु या मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। अब इसका जो अन्य भाग है उसको हम देखेंगे। इसमें जो उच्चावच के बारे में बताया, जैसे यहां अरावली श्रेणी है, ये अरावली श्रेणी है। इस प्रकार ये अरावली पर्वतमाला है जो सबसे प्राचीन और वलित पर्वतमाला है अरावली। ये विंध्यन श्रेणी है, और यहां सतपुड़ा श्रेणी है। यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो, विंध्यन श्रेणी और सतपुड़ा जो श्रेणी है, इनके मध्य कौन सी नदी बहती है? तो ये कौन सी नदी है बताओ? ये है नर्मदा नदी। क्वेश्चन पूछा जाता है, विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के मध्य कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। और इनके बीच में माही नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, इनका क्रम भी इस प्रकार आपको याद रखना है। माही, नर्मदा, ताप्ती नदी। ये यहां पर दक्कन का पठार है, छोटा नागपुर का पठार। ये यहां पर गारो, खासी और जयंतिया, ये पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया। इसी प्रकार इनका क्रम भी इसी प्रकार आपको पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम याद रखना है। गारो, खासी, जयंतिया, इसी क्रम में आपको याद रखना है। ये ब्रह्मपुत्र नदी है, जो माजुली नाम नदी द्वीप, इस पर एक द्वीप बना है जिसका नाम है माजुली द्वीप, जो विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नेक्स्ट, इसमें देखो, ये जो इसको बोलते हैं पूर्वी घाट, ये इस प्रकार ये है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट में ये तो है पूर्वी घाट, और ये है इधर पश्चिम में है, तो ये पश्चिमी घाट है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये तट है। ये यहां गुजरात, यहां से लेकर के ये यहां पाकिस्तान, यहां गुजरात से, यहां से लेकर के ये सबसे जो लंबी तटरेखा है वह गुजरात राज्य की है। और इस प्रकार 9 राज्य भारत के हैं जो तटरेखा पर स्थित है। इन 9 राज्यों के नाम आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। अब इसमें पश्चिमी जो घाट है उसमें ये कोंकण तट है, फिर यहां पर कन्नड़ तट है, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। इनका क्रम भी आपको याद रखना है, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। इसी प्रकार पूर्वी तट पर पूछा जाए तो यहां पर ये उत्तरी सरकार तट है, और ये कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट है। इसमें कोरोमंडल तट पर, और ये जो पूर्वी घाट है या पूर्वी तट है, इस पर सबसे बड़ी जो चोटी है महेंद्रगिरी, जो 1501 मीटर है इसकी ऊंचाई। इसी प्रकार यहां पर अनाईमुडी 2695 मीटर ऊंची चोटी है, अनाईमुडी, अनाईमलाई, कार्डमम पहाड़ियां, ये सब यहां पर है। इसी प्रकार नदियों का इनका क्रम याद रखना। दक्षिण में जो नदियां हैं, जैसे यहां पर ये महानदी है, महानदी के बाद में गोदावरी, गोदावरी के बाद में कृष्णा और कावेरी। इस प्रकार इनका क्रम पूछा जाता है। जैसे उत्तर से दक्षिण
इन नदियों का क्रम पूछा जाता है उत्तर से दक्षिण। तो सबसे पहले महानदी आएगी, फिर गोदावरी और कृष्णा नदी, नेक्स्ट है कावेरी नदी। इनको इस प्रकार ये क्रम आपको याद रखना है। यहां पर ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, और ये लक्षद्वीप है जिसकी राजधानी कवरत्ती है। ये हिमालय पर्वत देखो, बर्फ से ढका हुआ है हिमालय पर्वत। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर भी किया गया है। ये देखो, हम वर्गीकरण जो नदी घाटियां की जो सीमा है उनके आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया गया, जिसको हम पढ़ चुके हैं। इसमें देखो, सतलुज और सिंधु नदी के बीच कौन सा हिमालय है? पंजाब हिमालय है, ये हम पढ़ चुके हैं। एक बार और बता देता हूं, यहां ये सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी है, और ये सतलज नदी है। सतलज नदी के बाद में यहां पर काली नदी है, काली नदी के बाद में यहां पर तीस्ता नदी है, तीस्ता के बाद में कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। तो इनके बीच में सिंधु नदी और ये है सतलज नदी। सतलुज नदी, काली नदी, और ये कौन सी है? तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। इनके बीच में कौन कौन से हिमालय पाए जाते हैं वो मैं एक बार आपको समझा चुका हूं। देखो, सतलुज या सिंधु या सतलज के बीच में यहां पंजाब हिमालय है, यहां पंजाब हिमालय, और कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी इसको जाना जाता है, पंजाब हिमालय को। सतलुज और काली नदियों के बीच में कुमायूं हिमालय, ये सतलज है और ये काली नदी है। इनके बीच में कौन सा हिमालय पाया जाता है? कुमायूं, कुमाऊं हिमालय इनके मध्य पाया जाता है। काली और तीस्ता, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय, यहां से क्वेश्चन बनेगा भी जरूर। यहां कौन सा है? नेपाल हिमालय। ये चित्र बना करके आपको समझना है, नेपाल हिमालय। तीस्ता और दिहांग नदियां या ब्रह्मपुत्र हम कह सकते हैं, इनके मध्य कौन सा हिमालय पाया जाता है? असम हिमालय। तो इनको भाई अच्छी तरह से आप याद कर लेना। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, ये आपको पता ही है, पूर्वी सीमा बनाती है। दियांग माखंड गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल क्या कहते हैं? पूर्वांचल कहते हैं। पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है, पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है, मजबूत बलुआ पत्थरों और अवसादी सेल से बनी होती है, घने जंगलों से ढकी है, अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल में देखो कौन कौन सी है पूर्वांचल में? एक तो पटकाई है, नागा है, मिजो, मणिपुर, ये पहाड़ियां पूर्वांचल में है। इनके भी नाम आपको याद रखना है, पूर्वांचल क्षेत्र के अंदर है, सबसे पूर्व में। हिमालय के बाद में है मैदान, उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान में तीन प्रमुख नदियां हैं, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र, और इनकी सहायक नदियां। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है, ये याद रखना है। उत्तरी मैदान किससे बना है? जलोढ़ मृदा से बना है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है, और यह मैदान 2400 किलोमीटर लंबा, 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है और भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। यह क्या आप जानते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जहां लोगों का निवास है। क्या आप जानते हैं दोआब का अर्थ क्या है? दो नदियों के बीच का जो भाग है वह दोआब कहलाता है। दो शब्दों से मिलकर बना है ये। दो
और आब, आब का अर्थ होता है पानी। इसी प्रकार जैसे पंजाब है तो 5 नदियों का क्षेत्र है, इसलिए इसको पंजाब कहा गया है। गंगा के मैदान का विस्तार गग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। उत्तरी भारत के राज्यों जैसे हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग, पश्चिमी बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है। ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो असम राज्य में स्थित है। आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। इसे भाबर के नाम से जानते हैं। देखो, नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। इस प्रकार चौड़ी पट्टी के रूप में गुटिका का निक्षेपण करती है, जिसे क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती है। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती है तथा नम और दलदली क्षेत्र का निर्माण। एक बार ये विलुप्त होने के बाद में वापस ये निकल जाती है और ये नम तथा दलदली जो क्षेत्र का निर्माण करती है वह क्या कहलाता है? तराई क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट है इस क्षेत्र में, यानी ये जो मैदानी क्षेत्र है, यहां पर दुधवा राष्ट्रीय पार्क स्थित है और इसकी स्थिति ज्ञात करनी है। कहां पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। दुधवा उत्तर प्रदेश में है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ से बना है। ये नदियां बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है, वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है। तो भांगर किसे कहते हैं? मैदान के ऊपरी ये जो नदियां हैं, नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपरी ये जो मैदान है वो नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांगर कहते हैं। इस क्षेत्र में मृदा चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। स्थानीय भाषा में यहाँ जो निक्षेप या मिट्टी पाई जाती है वो चूनेदार है, यानी कंकड़ जिसको हम कहते हैं। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को, जहां बाढ़ आती है और जहां मिट्टी का अपरदन होता है, तो जो नए और युवा निक्षेप है उनको हम क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता रहता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं। खादर क्या होते हैं? उपजाऊ होते हैं, गहन खेती के लिए भी अच्छे होते हैं। नेक्स्ट है तीसरा इसका भाग, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है और गोंडवाना भूमि के टूटने के कारण यह बना है प्रायद्वीपीय पठार। पठार के 2 मुख्य भाग है, मध्य उच्च भूमि, मध्य में जो उच्च भूमि है, और दक्कन का पठार। प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में बांटा गया है, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से, यानी मध्य प्रदेश के आसपास जो फैला हुआ है उसको मध्य उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। जैसे विंध्य श्रृंखला, दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला, उत्तर पश्चिम में अरावली से गिरी, ये सब क्या है? मध्य उच्च भूमि है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। अब प्रायद्वीपीय पठार में जो नदियां बहती है उनका देखो, ये आपको याद रखना है, ये नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। जैसे ये नक्शा है, देखो, ये उत्तर, पूर्व,
पश्चिम और दक्षिण। तो ये नदियां कैसे बहती है? दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण है और पश्चिम। इस प्रकार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ये जो नदियां बहती है, तो इस प्रकार हम इसके ढलान का पता लगा सकते हैं। प्रायद्वीपीय पठार का ढलान कैसे है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप में, पठार का जो पूर्वी विस्तार है उसको स्थानीय रूप में क्या कहते हैं? बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। और दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। दक्षिण का जो पठार है वो एक त्रिभुजाकार भूभाग है। इस प्रकार इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप में मेघालय, कार्बी एलोंग पठार, उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और इसके सबसे पूर्व में देखो 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं, ये आपको याद रखनी है, गारो, खासी और जयंतियां। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, बोर घाट, पाल घाट की स्थिति ज्ञात करें। अब देखो जो भारत का दक्षिणी भाग है, इस प्रकार भारत का दक्षिणी जो भाग है, यहां पर थाल घाट है मुंबई के पास में, थाल घाट। थाल घाट के बाद में भोर घाट, मुंबई के पास में ही है भोर घाट। और यहां केरल के आसपास यह है पाल घाट। इनका क्रम भी आपको याद रखना है, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पश्चिमी जो घाट है वह पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट 900 से 1600 मीटर की ऊंचाई पर है। तो आपको याद रखना है कौन सा घाट है वो ऊंचा है? पश्चिमी घाट ऊंचा है। पूर्वी घाट का जो विस्तार है वह सतत नहीं है, यानी इस प्रकार ये जो पूर्वी घाट है इसका जो विस्तार है वो सतत नहीं है, क्योंकि जो नदियां बंगाल की खाड़ी में, ये बंगाल की खाड़ी मान लो, बंगाल की खाड़ी में जो जल लेकर जाती है ये इस तट को तोड़ देती है। इसलिए पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है। क्यों नहीं है? ये अनियमित है। क्यों? क्योंकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। तो ये आपको याद होना चाहिए। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। पश्चिमी जो घाट है ये, यहाँ पर कौन सी वर्षा होती है? पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है वह उत्तर से दक्षिण, यानी इस घाट की जो ऊंचाई है ना वो उत्तर से दक्षिण इस प्रकार बढ़ती जाती है, इस प्रकार बढ़ती जाती है। ये भी आपको याद रखना है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, देखो अनाईमुड्डी 2695 मीटर तथा डाडाबेटा 2633 मीटर। पूर्वी घाट का ये तो है पश्चिमी घाट की ऊंची चोटियां, ये इनके दादा बेटा का पूछा जाता है, 2633 मीटर है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है वो महेंद्रगिरी है, जिसमें 1500 मीटर या 1501 मीटर इसकी ऊंचाई है। पूर्वी घाट के सेवराय और जावेडी की पहाड़ियां भी यहां पर है। उडग मंडल जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, उडग मंडल जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, यह भी प्रसिद्ध है, एक पर्यटक स्थल है। ये कोडाईकनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति भी यहां पर है। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहां पाए जाने वाली काली मृदा। प्रायद्वीपीय पठार में एक और विशेषता देखो, यहां पर काली मिट्टी पाई जाती है जिसे दक्कन ट्रेप के नाम से जानते हैं। और इसकी उत्पत्ति काली मिट्टी की कैसे हुई है? ज्वालामुखी से हुई है। यह भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसीलिए ज्वालामुखी से उत्पत्ति हुई है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? आग्नेय शैल कहते हैं। फिर अरावली की पहाड़ियां, इसी क्षेत्र में अरावली की पहाड़ियां भी है। देखो अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक अपर्दित होती है और खंडित पहाड़ियां हैं। ये गुजरात से लेकर, देखो गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक है। और ये पूछ लिया जाता है
दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली है। कैसे फैली है? दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में ये फैली है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो अच्छी तरह इसको याद कर लेना। फिर है भारतीय मरुस्थल, 4 नंबर पर है भारतीय मरुस्थल। अरावली पहाड़ी, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में कुछ सरिताएं दिखती है। शुष्क क्षेत्र की बात है भारतीय मरुस्थल की। और यहाँ पर नदियां है वो वर्षा काल में दिखती है और बाद में बालू में विलीन हो जाती है। एकमात्र नदी है जो सबसे बड़ी नदी है यहाँ की भारतीय मरुस्थल की या राजस्थान की, लूनी नदी। बरकान, बरकान क्या है? अर्धचंद्राकार बालू का टीला बरकान है जो जैसलमेर में पाए जाते हैं। कभी जैसलमेर जाए तो आप इनको बरकान को जरूर देखना, हम समझेंगे तटीय मैदान को। पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिम में अरब सागर से लेकर के इस प्रकार यहां अरब सागर से लेकर के और बंगाल की खाड़ी तक, यहां तक ये तटीय मैदान विस्तृत है। पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट अरब सागर के बीच में स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान को 3 भागों में बांटा गया। देखो, तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट, यहां क्या है? कोंकण तट है। और यहां पर कन्नड़ तट, फिर यहां पर मालाबार तट। इसी प्रकार जो पूर्वी तट है यहां पर कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट है। और यहां पर उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट, यहां पर उत्तरी सरकार तट है। तो ये आपको याद रखना है। मालाबार तट, कन्नड़ तट, इनका क्रम पूछा जाता है। उत्तरी भाग में उत्तरी सरकार, उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार कहते हैं और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। यहाँ बड़ी नदियां हैं जैसे महानदी, गोदावरी, इनका क्रम हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। चिल्का झील पूर्वी तट पर ही स्थित है जो उड़ीसा राज्य में है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा राज्य में है। केरल के मालाबार तट के पास ही लक्षद्वीप की स्थिति है। यहां पर ये जो लक्षद्वीप है ये छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है, छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लक्का द्वीप, मिनिकॉय, एमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। और बाद में 1900, देखो कब, 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप कर दिया गया। लक्षद्वीप कब कर दिया गया इसका नाम? 1973 में। और इसका जो क्षेत्रफल है देखो 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। क्या? लक्षद्वीप फैला हुआ है। और कवरत्ती इसकी राजधानी है। कवरत्ती लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पीटली द्वीप, जहां मनुष्य का निवास नहीं है, वहां एक पक्षी अभ्यारण्य है। पीटली द्वीप कहां है भाई? लक्षद्वीप में। और ये क्या है? एक पक्षी अभ्यारण्य है। तो अच्छी तरह से इसको याद कर लेना, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ से फैले द्वीपों के श्रृंखला को ध्यान से देखिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, इनको हम पहले ही समझ चुके हैं। प्रवाल क्या है? लक्षद्वीप परवालों से बना है। परवाल क्या है? देखो, परवाल पोलिपस कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्राव होता है। प्रवाल से कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्राव होता है। प्रवाल स्त्राव, प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती है। मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं प्रवाल: प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति तथा प्रवाल वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया को ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है
वह प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। तो अच्छी तरह से इसको याद कर लेना। आईएएस, आरएएस, एसआई, बड़े कंपटीशन की जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहां से निकलेगा। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार हारसू आकार वाले रोधिका होते हैं। चिल्का झील के बारे में बताया गया है, यहां पर देखो। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह ओडिशा में महानदी पर है। चिल्का झील कहां पर है? महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। द्वीप समूह, द्वीप समूह में हम दो द्वीप पढ़ चुके हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। यहां क्वेश्चन देखो, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है बैरन द्वीप है। यह याद रख लेना आप। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कौन सा है? बैरन द्वीप है। तो ये आपका पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, बाकी तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा है, जो चारों ओर से घिरा है वह तो है द्वीप, जो तीन ओर से घिरा है वह है प्रायद्वीप। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निदान करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम है पूर्वांचल। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी है कन्नड़, और पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? महेंद्रगिरी है, 1501 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।